हाँ जी, तो एक बार बेटा फिर से वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एनपीओ के साथ। आइए अपनी अपनी कॉपीज में लिखिए एनपीओ। 10 मार्क्स फॉर श्योर, आना ही आना है। 10 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि ना आए। लिखे, सबसे पहले होता क्या है एनपीओ। अच्छा मुझे जरा एक बार फटाफट से ये बताओ, आप सब बच्चों ने 12th में एनपीओ पढ़ा हुआ है क्या, या नहीं पढ़ा हुआ है? आप सभी बच्चों ने 12th में या आई डोंट थिंक 11th में कहीं एनपीओ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई अच्छा किसी ने नहीं पढ़ा। सीयूटी में पढ़ा है? अरे सीयूटी को धक्का दो, सीयूटी कोई काम की चीज नहीं है, बाकी सब में अपने पास पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपका ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, तो हम नई तरह से बात करते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश तरीके से। लिखिए एनपीओ होता क्या है। तो जनाब एनपीओ अपने पास क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। लिखेंगे एनपीओ दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम पढ़े, नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई है। सर फिर किस लिए बनाई गई है? सोशल वेलफेयर के लिए? नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए भी नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। जैसे मैं बोलूं एनपीओ दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टैब्लिश्ड, ये स्टैब्लिश्ड हुई है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए स्टैब्लिश नहीं हुई, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स। एनपीओ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि अपने मेंबर्स की सेवा कर सके, अपने मेंबर्स का वेलफेयर कर सके। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने ये वर्ड सुना है कभी, एनजीओ? कभी ये वर्ड सुना है? फटाफट से बताएं, कभी सुना है ये वर्ड एनजीओ? मैं एक बारी को मानता हूं आपने एनपीओ तो खैर नहीं सुना हो, एनजीओ तो सुना ही होगा। तो कंफ्यूज मत करना, मैं तुम्हें एनजीओ नहीं पढ़ा रहा। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, मेरे सिलेबस में चैप्टर का नाम एनजीओ नहीं है, मैं तुम लोगों को ये नहीं पढ़ा रहा। एनजीओ क्या होता है? जो सरकार तो नहीं है पर जिसका काम सरकार जैसा है। इसका मेन पर्पस होता है सोशल वेलफेयर। इसका मेन पर्पस क्या है? सोशल वेलफेयर। बट लेट मी टेल यू दिस, दिस इज नॉट इन माई सिलेबस, ये मेरे सिलेबस में नहीं है। मेरे सिलेबस में तो एनपीओ है। एनपीओ का जो मेन पर्पस होता है सोशल वेलफेयर नहीं होता, मेंबर्स वेलफेयर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एनपीओ जो है वो समाज में आके जो है सामाजिक के हित कार्य के लिए अपने पास जो है अपना योगदान देगा, नहीं। ऐसा नहीं कि वो समाज में जितने अपने पास गरीब लोग हैं उनको कंबल बांट देगा, नहीं। वो काम एनजीओ का है। एनपीओ क्या करता है? जो लोग एनपीओ के मेंबर्स हैं सिर्फ उनका वेलफेयर करता है। तो अगर मैं आपसे पहली बात ये कहूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एनजीओ सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है और एनपीओ मेंबर के वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन अगर मैं कहूं दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो ये भी प्रॉफिट नहीं कमाता और ये भी प्रॉफिट नहीं कमाता। एनजीओ और एनपीओ दोनों ही नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लेकिन दोनों में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो सोशल वेलफेयर या मेंबर वेलफेयर के ऊपर आता है। मुझे बताएं, ये बात समझ में आती है जल्दी से? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? जैसे मैं कुछ नाम आपको देता हूं, शायद आपने कभी सुने हो। हेमकुंड फाउंडेशन, सुना है कभी आपने नाम? हेमकुंड फाउंडेशन कभी नाम सुना है? कोविड के टाइम पे शायद आपने इसका नाम सुना हो। कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे नालायक हो, तुम्हें सब कुछ दिखाना पड़ता है। चलो, हेमकुंड फाउंडेशन। भाई ये वो सरदार जी देखे आपने? वो सरदार जी वो ग्रीन कलर की जैकेट पहन के गरीबों की बहुत सेवा करते हैं। कभी स्ट्रे डॉग्स को वो अपने पास जो है नेक बैंड वगैरह जो है वो बांधते हैं, जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो इनका जो काम अपने पास है, ये क्या है? इनका काम अपने पास है कि ये सामाजिक कार्य के लिए काम कर रहे हैं। पर अगर मैं किसी आपको एनपीओ का नाम बताऊं, तो सबसे प्यारा एनपीओ का नाम आईसीआई। जी हां, आईसीआई भी एक एनपीओ है। इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका काम है जो इसके मेंबर्स हैं यानी कि सीए,
इनका काम है कि जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनका वेलफेयर करना। तो आईसीआई भी एक अपने पास जो है क्या है, एनपीओ है। कोई और एग्जांपल, शायद जो दिल्ली वाले बच्चे उन्होंने नाम सुना होगा, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुना ये नाम, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जल्दी बताएं भाई। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला ऐसा थोड़ी ना है कि रोड पे खड़े पे सभी लोगों को खेल खिलाना शुरू कर देगा। आप अगर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर हो तो वो आपके लिए सर्विस करेगा, तो वो आपको सर्विस देगा, तो वो आपका वेलफेयर करेगा। इसका मतलब दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। ये इतनी सी बात कहीं भी ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ लेगा, कहेगा एक एनजीओ जो है उसकी अकाउंटिंग भी सेम उसी तरह से होती है जैसे एनपीओ की, तो आप गलत बोलोगे, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ जो आपके पास डिस्टिंक्शन है वो अपने पास बिल्कुल अलग है। ओके, अच्छा एक दो एग्जांपल और बताओ, ये लो। तो आईसीआई, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाईएमसीए सुना है, वाईडब्ल्यूसीए सुना है, ये नहीं सुना? ये वाईएमसीए आप बोल सकते हो, ये यंग मैन क्लब एसोसिएशन कुछ ऐसे, और यंग वुमेन क्लब एसोसिएशन ये उधर है शायद। ये वाईएमसीए वाईडब्ल्यूसीए दिल्ली में ही अपना गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास अपने पास है, तो आप उसमें अपने पास देख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं टेम्पल, मंदिर, मॉस्क, तो मुझे ये बताओ ये एनजीओ में आएंगे या एनपीओ में आएंगे? बोलो, एनजीओ में आएंगे या एनपीओ में? जल्दी बोलो, जल्दी, अरे आप, अरे नलायको बोलो। मंदिर, गिरजाघर, ये एनजीओ में आएंगे एनपीओ में आएंगे? ये एनजीओ है। अच्छा कोई और एग्जांपल, क्लब, क्लब। अब ये क्लब सुन के ये आधे बच्चे तो नलायक हैं यहाँ पे हमारी क्लास में, ये इनको क्लब सुन के समझ में आएगा डिस्को। डिस्को की बात नहीं कर रहा मैं क्लब का मतलब बोल रहा हूं हेल्थ क्लब। मुझे पता है तुम्हारी खोपड़ी के अंदर क्या शब्द पहला आएगा, हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब। ये बताओ ये किस में आएगा? बोलो, हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब? जैसे योगा क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, हाँ ये किस में आएगा? ये एनपीओ में आएगा। तो आई गेस अब आप फर्क कर पाओगे। ओके, तो एनपीओ और एनजीओ का फर्क पता चल गया। एनपीओ की अकाउंटिंग हमें करनी है, वो मेरे सिलेबस में। आगे लिखें, सेकेंड पॉइंट, मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। एक एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? मतलब एक एनपीओ जो है वो कमाई कहां से करेगा? तो सबसे पहले उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन समझते हो? किसी चीज को सब्सक्राइब करने का पैसा, जैसे तुम नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तुम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, तुम न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ऐसे तुम एनपीओ की भी सब्सक्रिप्शन लेते हो। मान लो मैं आज यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जा रहा हूं, तो मैं आज उसकी सब्सक्रिप्शन लूंगा ताकि उसकी सर्विसेज मुझे मिलना चालू हो। टू बिकम ए मेंबर आई नीड टू पे अ फी, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स फी। ये एनपीओ का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन इसके अलावा एनपीओ का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है डोनेशन। एनपीओ को डोनेशन से भी पैसा मिलता है। कई लोग आते हैं एनपीओ में आगे दान कर जाते हैं, तो डोनेशन या ग्रांट्स, कभी कभार सरकार की तरफ से भी ग्रांट्स मिल जाते हैं। तो ये दो चीजें एनपीओ की मेजर सोर्स ऑफ इनकम। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है आजकल ऐसा करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट वाले या नहीं। जब आप आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो आपसे एक इस चीज की बात करी गई होगी, स्टूडेंट्स जर्नल। ये मुझे पता नहीं कि आजकल ये होता या नहीं होता, आई डोंट नो एग्जैक्ट थिंग अबाउट दिस। तो क्या आपसे इसकी सब्सक्रिप्शन का पैसा लिया गया था? कई बच्चे हाँ बोल रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट आई नो कि इंस्टीट्यूट कुछ इस चीज का पैसा लेता था, पहले लेता था। आजकल लेता है या नहीं तो ये आपके हाथ में। तो स्टूडेंट्स जर्नल का मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूट हर साल एक स्टूडेंट का जर्नल निकालता है, वो आपके घर पे पहुंचा देगा। वो क्यों? क्योंकि आप ये पैसा देके इस सर्विस को सब्सक्राइब कर रहे हो। यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि सब्सक्रिप्शन सिर्फ कौन देता है? मेंबर देता है। मेंबर या फिर उस संस्था का कोई एक व्यक्ति जो आप उसको दे रहे हो ताकि उसके बदले आपको सर्विस मिल सके। क्योंकि यार आपको एनपीओ सर्विस देगा तो सिर्फ तब देगा जब आप उसके मेंबर हो, और मेंबर बनने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो एनपीओ का मेजर सोर्स ऑफ इनकम दो बन जाता है, एक सब्सक्रिप्शन और एक बन जाता है डोनेशन। कभी कभार सरकार से भी मदद मिल जाती है, ग्रांट्स, तो ग्रांट्स मिल जाती है। ये ओके, आगे लिखें। थर्ड, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ अपने खातों में क्या क्या बनाएगा? फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। तो एनपीओ अपने खातों में दो चीजें बनाता है।
जैसे मैं लिख दूं यहां पे 3 चीजें बनाता है हालांकि, पर फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ 2 चीजें आती है। एनपीओ सबसे पहले तो बनाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एक तरह की कैश बुक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एक तरह की कैश बुक है। कैश बुक क्यों बनाई जा रही है? सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि हम अपने पैसा आया गया उसका हिसाब किताब मेंटेन कर सके। तो एनपीओ एक रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाएगा, जो इसलिए बनाएगा ताकि वो अपनी कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके। सेकेंड, दूसरा ये यहां पे बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, लेकिन मैं प्रॉफिट लॉस नाम लिख नहीं सकता। बोलो क्यों नहीं लिख सकता? शाबाश, जल्दी बताओ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही है, बट मैं प्रॉफिट लॉस नाम नहीं लिख सकता। बोलो क्यों नहीं लिख सकता? किसी एनपीओ के लिए प्रॉफिट लॉस नाम लिखना गलत है। क्यों गलत है? लगाओ दिमाग। अरे बेटा, जूम क्लास में ज्वाइन करना मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तो कोई वेटिंग रूम भी नहीं बना रखा। आप सीधा ऐड करोगे, ऐड हो जाओगे बेटा। ये कई बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं कि ऐड कर लीजिए। ये बेटा ये ऑलरेडी है। अच्छा, क्योंकि एनपीओ का मेजर पर्सपेक्टिव ही नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो हम पिनल अकाउंट नाम नहीं लिखते, हम नाम क्या लिखते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी तीसरी चीज बैलेंस शीट, वो तो कॉमन है, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी, वैसे हम बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट्स में तो सिर्फ इन 2 चीजों को काउंट किया जाता है, लेकिन इन फाइनल अकाउंट्स के अलावा एनपीओ एक चीज और एक्स्ट्रा बनाता है, जिसका नाम क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बोले बात समझ में आती है? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत बेटा? आगे लिखे। फोर्थ, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी सबसे पहला देखो बेटा, यहां इस चैप्टर में कुछ टर्म्स बदल जाते हैं, कुछ सेंटेंस अपने पास हमें दूसरी भाषा में बोलने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल, इस चैप्टर में मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है। इस चैप्टर में मैं हमेशा ये कहूंगा कि मेरे को सरप्लस हो रहा है। इस चैप्टर में मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैं हमेशा ये बोलूंगा मेरे को सरप्लस हुआ। सरप्लस का मतलब है कि मेरे खर्चों से ज्यादा मेरी इनकम हो गई। जैसे सेकंड, जैसे मैं आपके इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दूं, आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है कि वो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाता है, तो उनकी पेमेंट करता होगा। इतना सारा उसका स्टाफ है, उसको सैलरी देता होगा, और वो आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा के आपसे पैसे लेता है, रजिस्ट्रेशन के पैसे लेता है, कुछ और सर्विसेज के पैसे लेता है। तो इनकम अगर उसके एक्सपेंस से ज्यादा होगी, मैं सरप्लस बोलूंगा, मैं कभी प्रॉफिट नहीं बोलूंगा। सिमिलरली लॉस, लॉस को यहां पे डेफिसिट बोला जाता है। सिमिलरली कैपिटल, यहां पे कैपिटल को भी कैपिटल फंड बोला जाता है। फर्क समझे क्यों? बेटा एनपीओ में कैपिटल कोई एक आदमी नहीं लगाता। कि कौन बच्चा है अपने पास? बेटा मुझे नाम नहीं पता आपका, एक्चुअली क्या है, मेरे पास वेटिंग रूम नहीं है जूम का। आप बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, आप सीधा ज्वाइन करेंगे, वो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। मेरे पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आती कि इसको एडमिट करना है, इसको नहीं करना है। तो वो आप सीधा पासवर्ड डालिए, आईडी डालिए, आप सीधा लॉग इन कर जाएंगे और सीधा आपको क्लास चलना आपकी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, इसके बाद कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं। फोर्थ, इस चैप्टर में कैश बुक नहीं बोलते, कैश बुक को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ, ये कुछ टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। एक आधा टर्म और बता रहा हूं जो नया है थोड़ा। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम वर्ड को डिकोड करो। ऑनर, ऑनर समझते हो? ऑनर बेटा, ऑनर मतलब सम्मान देना। तो ऑनरेरियम का मतलब सम्मान देने के लिए कोई पैसा देना। जैसे आपको मैं बताऊं, एनपीओ में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, शोज होते हैं, उनमें हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। अब मान लो मैंने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया, तो बेटा चीफ गेस्ट कभी फ्री में नहीं आता। तो जो भी चीफ गेस्ट आता है उसको हम लोगों को ना पेमेंट करनी पड़ती है।
तो ऐसे चीफ गेस्टों को जो आप पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं ऑनरेडियम। लिखें, एन अमाउंट पेड टू गिव ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट समझते हो, सम्मान देना, टू समवन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनपीओ। जो एनपीओ का मेंबर नहीं है, अगर वो कोई आदमी हमारे एनपीओ में आया तो उसको हम ऑनरेडियम देते हैं। आप मुझे बताओ, क्या ये ऑनरेडियम किसी एनपीओ के लिए एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? जल्दी बताइए। सम्मान देने के लिए जो आप पैसा दोगे, क्या ये खर्चा होगा या फिर अपने पास जो है इनकम होगा? एक्सपेंस। ओके, चलिए आगे लिखेंगे अपने पास। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं? इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक आपका कंजम्पशन अकाउंटिंग, एक आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक आपका फुल फ्लेज क्वेश्चंस, ये आपके पास आपके छोटे छोटे टॉपिक्स। ओके, हम लोग बारी बारी इनको अपने पास कंप्लीट करेंगे। 101% आपका यही आएगा, यही आएगा पेपर में। बट अनफॉर्चुनेटली इन दो टॉपिक के बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये दो टॉपिक भी आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा। पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये दो टॉपिक इसमें यूज होंगे, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन ही पेपर में आने, ही ध्यान रखिएगा। चलिए, आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवा रहा हूं जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंट। बेटा आई एग्री शिवम, मुझे पता है जो आप कह रहे हो उसमें कोई दो राय नहीं है। शिवम बच्चा अपने पास है सर आपके किसी बैच का, आई डोंट नो, कि सर आपकी स्पीड बहुत तेज है। मेरी स्पीड बहुत तेज है, आई एग्री, नो डाउट अबाउट दैट। आई डोंट इवन वांट टू डिफेंड दिस। मैं इस चीज को कुछ ऐसा भी नहीं कि कुछ आपको ये बोलूं नहीं नहीं बेटा आप गलत सोच रहे हो, नहीं, वाकई मेरी स्पीड तेज है। मैं आपको उसका रीजन बता दूं कि तेज क्यों है, एक रीजन है। ऐसा ही नहीं है, अगर आप मेरे पास 11th क्लास पढ़ने आ रहे होते तो बेटा मैं खुद आपको 120 लेक्चर 200 लेक्चर आपको मैं क्लास में करवाता। अनफॉर्चुनेटली आप सब बच्चों का एडमिशन ही अपने पास जो है मई के अंदर हुआ है, पेपर आपने सितंबर में देना है। 3 महीने के अंदर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचो, टीचर के पास क्लासेस उसको कितनी मिलती है? 1 महीने में आपकी 12 से 15 क्लास होती है, 3 महीने में मैक्स टू मैक्स आपके पास 45 क्लासेस। बीइंग अ टीचर 45 घंटे की, ये 45 क्लासेस फॉर 1.5 आवर मैक्स, जो 1.5 घंटे की अपने पास बनती है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे मान लो, तो मेरे पे सिर्फ 90 घंटे। अब आपको लगता है कि मैं 90 घंटे के अंदर आपको ये कोर्स करा सकता हूं? इधर अपना कोर्स पढ़ लो एक बार, और तो छोड़ो, खाली ये जो ब्लू वाले जो पॉइंट है सिर्फ यही पढ़ लो। ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। डे 1 पे मैं आपको ये चीज बताता हूं हमेशा कि आपके सिलेबस में 38 चैप्टर है डे 1 पे। पेपर में आने लायक आपके पास 11 से 12 चैप्टर में। आपको क्या लगता है कि 38 चैप्टर 90 घंटे में पूरे हो सकते हैं? सोचो इस बात को, प्रैक्टिकलिटी से सोचो, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरी स्पीड तेज है। ये हम लोगों का बेटा काम ऐसा, आप लोग जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। सीए कोर्स टफ नहीं है, टफ ये चीज है कि कम समय में इतना ज्यादा कवर कैसे करें, ये प्रॉब्लम अपने पास। इट इज जस्ट लाइक अ 2020 क्रिकेट गेम, जिसमें मैं आपको 120 बॉल के अंदर बोल रहा हूं कि आपको 400 प्लस पार का टारगेट जो अपने पास है वो अपना खत्म करना है, जो कि है मुश्किल, तभी तो कोर्स को टफ बनाता है वो। और अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम भी होगी। आपने जो पूरी 11th में पढ़ा, पूरी 11th प्लस आपने जो पूरी 12th में पढ़ा, प्लस सम न्यू चैप्टर्स, इसका मतलब 1 साल इसका, 1 साल इसका, प्लस इसका कुछ टाइम, लगभग लगभग 2 साल से ऊपर का जो कोर्स है मुझे आपको 3 महीने में करवाना है।
डोंट यू एक्सपेक्ट कि मेरी स्पीड तेज होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए। और अगर मैं स्पीड धीरे करके आपको वो टॉपिक करवा भी दूं, उससे अगर मेरा कोई मेन टॉपिक छूट जाएगा जो पेपर में आने वाला है, फिर भी आप आके बाहर यही कहोगे कि सर आपने ये टॉपिक नहीं करवाया। बेटा मार्क माई वर्ड्स, ये बात आप अपने जहन में उतार लो। 3 महीने का कोर्स फाउंडेशन का खत्म कराना और इस तरीके से करवाना कि एक एक स्टेप हम करें, एक एक इलस्ट्रेशन हम क्लास के अंदर सॉल्व करें, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट इज द रीजन वी आर बीइंग टेकिंग क्लासेस इन इवनिंग मोड। नहीं तो मेरे को क्या पढ़ा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये रहा मेरा सिस्टम। ये सारी रिकॉर्डिंग आपकी फाउंडेशन की मेरे पे पहले से पड़ी हुई, एक एक चैप्टर की रिकॉर्डिंग। ये जितनी रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, एनपीओ की, पार्टनरशिप की, डिसोल्यूशन की, जो टॉपिक आपका बचा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग। अगर मैं खुद चाहूं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग रिलीज करके बोल दूंगा बेटा सारी रिकॉर्डिंग घर पे देख लो। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिर्फ एक दिलासा है। आप सामने इंटरेक्ट करोगे, आप जिस तरह से डाउट पूछ पा रहे हो डाउट पूछ पाओगे। सो यस शिवम, यू आर राइट, आई एम टेकिंग दीज थिंग्स वेरी वेरी फास्ट, ये ट्रू है। बट अनफॉर्चुनेटली माई हैंड्स आर वेरी मच बाउंड, मैं ज्यादा इसके ऊपर समय नहीं लगा पाऊंगा। एंड आई गेस जितना मैं यहां पे बता रहा हूं, अगर आप क्लास के अंदर ध्यान दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप मेरे से दोबारा पूछोगे तो मैं मना कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं दोबारा, कोई चीज नहीं समझ में आई, लेकिन बेटा स्पीड हम लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोर्स पूरा नहीं होगा। प्लीज नोट दिस थिंग। चलिए, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग टॉपिक अपने पास है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि फंड होता क्या है, मीनिंग ऑफ फंड। फंड का मतलब होता है गुल्लक, हिंदी में लिखना चाहो लिख लो गुल्लक। गुल्लक, तो गुल्लक मतलब अमाउंट एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठी हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अमाउंट एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे 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 पैसा जुड़ते जुड़ते जो पैसा इकट्ठा हो गया उसे बोलते हैं गुल्लक, और उसे अकाउंट्स में बोलते हैं फंड। दूसरा, टाइप्स ऑफ फंड। गुल्लक दो प्रकार की होती है, एक होता है जनरल फंड, एक होता है स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड का मतलब क्या है? जनरल फंड का मतलब है, नाम में ही जवाब है, ऐसा फंड जो किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। और स्पेसिफिक फंड का मतलब है, कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये सिर्फ एक ही काम के लिए यूज हो सकता है, दूसरा वाला किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है। ओके, तो जनरल फंड के लिए एनी पर्पस, स्पेसिफिक फंड के लिए ओनली अ स्पेसिफिक पर्पस। मान लो आपने बिल्डिंग फंड बनाया, तो बिल्डिंग फंड का पैसा सिर्फ बिल्डिंग काम के लिए यूज होगा। आपने टूर्नामेंट फंड बनाया, तो टूर्नामेंट फंड का पैसा सिर्फ टूर्नामेंट के काम के लिए यूज होगा। आपने मैच फंड बनाया, मैच फंड का पैसा सिर्फ मैच के लिए यूज होगा। पवेलियन फंड बनाया, पवेलियन फंड का पैसा सिर्फ पवेलियन के लिए यूज होगा। लाइब्रेरी फंड का पैसा सिर्फ लाइब्रेरी के लिए यूज होगा। तो ये सब स्पेसिफिक फंड है। पर अगर कोई जनरल फंड बनाया, कहीं भी यूज करो, जैसे आई डोंट नो, ये अपने पास कोई कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, आपने ये वाली मूवी देखी है, मुझसे शादी करोगी? देखिए पिक्चर, ये सलमान खान की पिक्चर है, नालायक एक नंबर के, नहीं देखी होगी। क्या क्या दिखाना पड़ता है क्लास में। अरे इसमें तो आएगा नहीं, इसमें मैं दिखाता हूँ। हाँ, सबने देखी है। उसका एक सीन है, जरा मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, पता नहीं वो इसमें अब होगा ना क्या अपने पास, कि ये इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह आ गया तो समस्या हो जानी है बहुत, लेकिन फिर भी मैं स्टंट मार रहा हूँ। ये गुल्लक अपने पास जो है, इसमें ये गुल्लके बनाता था। नहीं आ रहा, ये सब बेकार आ रहा है, ये सनी शनी आ रहा है। भाई इसमें अगर आपको याद हो, ये ना गुल्लके बनाता था। सलमान खान ने 5-6 गुल्लके बना रखी थी, याद है? एक था माँ के आंखों के ऑपरेशन के लिए, याद है कुछ ऐसा? जिन्होंने पिक्चर देखी उनको याद होगा। एक था बहन की पढ़ाई के लिए, फिर एक था अपने पास जो है कि बहन की शादी के लिए, तो एक आईज ऑपरेशन के लिए, एक एजुकेशन के लिए, एक मैरिज के लिए। ऐसे उसने अलग गुल्लक बनाई थी। तो बोलो तुम इन गुल्लक को स्पेसिफिक फंड बोलोगे, जनरल फंड बोलोगे? बोलो, तुम इनको स्पेसिफिक फंड बोलोगे, जनरल फंड?
बेटा इनको सर को बोल कि स्टूडियो 12:30 तक ऑक्यूपाइड है, 12:30 के बाद कोई भी क्लास लेनी है ले लें, लेकिन 12:30 से पहले नहीं। हाँ जी, तो ये जनरल फंड होगा या स्पेसिफिक फंड होगा? क्योंकि इसके ऊपर लिखा भाई इसी काम के लिए यूज होना है, तो ये सब स्पेसिफिक फंड है। अनफॉर्चुनेटली वो सलमान भाई क्या करते हैं, वो ये सारी गुल्लकें फोड़ देते हैं, सब गुल्लकें, और इन सबसे निकाल के एक ही पर्पस पूरा कर देते हैं, जो रानी यानी जो प्रियंका चोपड़ा उसको गिफ्ट देते हैं। इसका मतलब पर्पस तो था स्पेसिफिक फंड का, लेकिन यूज किसी भी पर्पस के लिए हो गया, तो मतलब यूजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल फंड बन गया, लेकिन इवेंचुअली जो रियलिटी थी वो क्या था कि वो स्पेसिफिक फंड है। तो एनपीओ भी ऐसे अलग अलग फंड आपके बना के चलता है, उस फंड का पैसा सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्पस में यूज होना चाहिए और कहीं पे यूज नहीं होना चाहिए। आइए, तो अकाउंटिंग कैसे होगी? थर्ड, इसी में लिखे अकाउंटिंग फॉर फंड्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला, एनी इनकम और एक्सपेंस फ्रॉम स्पेसिफिक फंड will be added or subtracted to that fund only। मैंने लिखा है बेटा कोई भी इनकम या एक्सपेंस जो स्पेसिफिक फंड का है वो उसी फंड में आके जुड़ जाएगा या घट जाएगा। कहने का मतलब, मान लो अगर बिल्डिंग फंड से कोई कमाई हुई तो ये कमाई भी इसी में जुड़ जाएगी, और अगर बिल्डिंग फंड का कोई खर्चा होना है तो वो खर्चा भी इसी से माइनस होगा। मतलब मेरे स्पेसिफिक फंड की कमाई भी मेरे में जुड़ जाएगी और मेरे स्पेसिफिक फंड के खर्चे भी मेरे से माइनस हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर फंड से कमाई कैसे हो सकती है? हो सकता है गुल्लक का पैसा तुमने कहीं बैंक में एफडी करा दिया हो, अब एफडी कराओगे तो ब्याज मिलेगा, ब्याज आपकी इनकम है, तो वो इनकम भी इसी फंड में जुड़ जाएगी। और मान लो बिल्डिंग फंड में से पैसा निकाला व्हाइट वॉश कराने के लिए, तो जो तुम पैसा निकालोगे वो फंड में से ही माइनस करोगे। तो स्पेसिफिक फंड के इनकम एक्सपेंस उसी फंड में जाके जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑल द फंड्स, कैसा मर्जी फंड हो, चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैसा मर्जी फंड हो हमेशा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो होगा। एनी टाइम किसी मर्जी तरीके का फंड हो, जब भी शो होगा लायबिलिटी साइड में शो होगा। सर ये फंड लायबिलिटीज में क्यों शो होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। फंड का मतलब क्या? इकट्ठा हुआ हुआ पैसा। तो इकट्ठा हुआ हुआ पैसा जो अपने पास है वो आपकी कैपिटल का पार्ट होता है, इसलिए दैट्स वाई इसको हम लायबिलिटीज में जाके शो करते हैं। तो फंड कैसे भी होंगे लायबिलिटीज में शो होंगे। दूसरी बात, फंड आपका जो भी है वो आपके इनकम एक्सपेंस के अंदर अपने पास उसके होंगे स्पेसिफिक फंड के, तो वो उसी फंड में जाके जुड़ जाए। थर्ड, कोई जनरल फंड है, एनी इनकम या एक्सपेंस फ्रॉम जनरल फंड विल बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मान लो मेरा कोई जनरल फंड है और जनरल फंड से कोई कमाई हुई या जनरल फंड से कोई खर्चा हुआ, तो ये कमाई और खर्चा इसमें प्लस माइनस नहीं होगा। ये कमाई और खर्चा जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो इसमें शो होगा, इनकम को इनकम में, एक्सपेंस को एक्सपेंस। बोले कोई डाउट, कोई दिक्कत? 3 बातें बताइए बेटा मैंने, 3 बातें क्या क्या बताई? स्पेसिफिक फंड के इनकम एक्सपेंस उसी स्पेसिफिक फंड में जुड़ जाएंगे। दूसरा, फंड कैसा मर्जी हो लायबिलिटी में आएगा। तीसरा, अगर जनरल फंड है तो उसका इनकम एक्सपेंस उसमें जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा नहीं। वो जनरल फंड का इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप बनाओगे उसमें जाके शो करते हैं। बोले कोई डाउट, कोई दिक्कत? फटाफट से, एनी डाउट, एनी दिक्कत? फोर्थ पॉइंट, इफ एनी स्पेसिफिक फंड इज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म हो गया। अगर कोई स्पेसिफिक फंड खत्म हो गया देन बैलेंस एक्सपेंडिचर मतलब बचा हुआ एक्सपेंडिचर विल बी ट्रांसफर
टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखो बेटा, कोई भी अगर स्पेसिफिक फंड खत्म हो गया, खत्म मतलब गुल्लक खत्म हो गई, तो जितना भी बचा हुआ खर्चा है वो खर्चा इनकम एक्सपेंस में जाएगा। एग्जांपल से बता रहा हूं, गौर करें। मान लो आपकी बिल्डिंग फंड की गुल्लक में 1 लाख रुपए पड़े हैं। अब आपने किसी व्हाइट वॉश वाले को बुलाया, आपने व्हाइट वॉश वाले को बोला कि भाई साहब मेरी बिल्डिंग पे व्हाइट वॉश कर दे, जो हिसाब बनेगा दे दूंगा। इसने व्हाइट वॉश कर दिया, हो गया। मैंने कहा भाई कितने रुपए देने हैं? कह रहा है अंकित जी 1,30,000 का हिसाब बना है। कॉमन सेंस लगाओ, गुल्लक में 1 लाख पड़े हैं, वो 1,30,000 मांग रहा है, तो मैं गुल्लक से सिर्फ कितने दे सकता हूं? 1 लाख। तो मैं एक्सपेंडिचर जितना फंड से हो सकता है उतना दे दूंगा, फंड हो गया 0। बट अभी भी कुछ खर्चा रह गया, तो जो खर्चा मेरा अभी भी रह गया वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके शो हो जाएगा। यहां पे हम लिख देंगे बिल्डिंग व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस, यहां पे आगे लिख देंगे 30,000। तो पहली प्रायोरिटी तो यही है कि अगर उसका फंड बना हुआ है तो उस फंड में से जाके घटाओ। बट अगर उसका फंड नहीं बना हुआ, या ये कह लो कि वो फंड बना था पर खत्म हो गया, तो फिर बाकी सारा खर्चा किस में चले जाएगा? इनकम एक्सपेंस। फटाफट से बताइए सब बच्चे, यस और नो, चारों पॉइंट में कोई डाउट, कोई दिक्कत? फटाफट से, ऑल द 4 पॉइंट्स, एनी डाउट सो फार, एनी दिक्कत सो फार? एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूं, फिर शुरू कर सकते हैं। 5th लास्ट पॉइंट, whenever any asset is created out of specific fund, जब कभी भी कोई एसेट क्रिएट होता है आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, देन a similar amount is also added to the general fund। एक सिमिलर अमाउंट जनरल फंड में भी ऐड की जाएगी। इस बात को मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। मैंने लिखा है जब कभी भी कोई एसेट क्रिएट होता है आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, मतलब किसी स्पेसिफिक फंड में से पैसा निकालकर आपने कोई एसेट बना दिया, तो उतना ही पैसा, जितने का एसेट बना उतना ही पैसा, सिमिलर अमाउंट ऐड होगी किसमें? जनरल फंड में। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गौर करिएगा। देखो ये मेरी बैलेंस शीट है, देखो ये मेरी बैलेंस शीट में एक जनरल फंड है लायबिलिटी साइड में, एक स्पेसिफिक फंड है। गौर से जरा सब बच्चे मेरी बात को सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना। मैंने आपसे कहा लेट्स से स्पेसिफिक फंड बिल्डिंग का है, मैंने आपसे कहा कि ये मेरा स्पेसिफिक फंड 10 लाख का पड़ा है, 10 लाख की गुल्लक पड़ी है। मैंने इस 10 लाख में से पैसा निकाला। किस चीज का पैसा निकाला? मैंने इसमें से पैसा निकाला बिल्डिंग बनाने का। लेट्स से मैंने बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी। कितने की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी? 6 लाख। तो बताओ आज गुल्लक में कितने रुपए हो गए? 4 लाख। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा बेटा, जब आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी तो ये बिल्डिंग आपके एसेट्स में शो भी तो होनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग बनाने से तुम्हारी संपत्ति बढ़ भी तो गई। इसलिए ये जो बिल्डिंग है अपने पास जो अभी भी कंस्ट्रक्ट हुई है, 6 लाख की एसेट में शो। अब क्योंकि तुम्हारे एसेट बढ़ गए, तो एसेट बढ़ने से तुम्हारी कैपिटल भी बढ़ेगी, तो यही सेम अमाउंट तुम्हें अपनी कैपिटल फंड या जनरल फंड में भी ऐड कर। इसका मतलब अगर स्पेसिफिक फंड से पैसा निकालकर तुमने कोई एसेट बनाया, तो वो एसेट बैलेंस शीट में शो तो होगा, साइड बाय साइड वो सेम अमाउंट आपकी जनरल फंड में भी जाके ऐड होगी। जनरल फंड को ही कैपिटल फंड भी बोलते हैं। तो आप चाहे जनरल फंड बोलो या कैपिटल फंड बोलो, इट्स वन एंड सेम थिंग। तो जितना तुमने एसेट क्रिएट करा उतना ही जनरल फंड के अंदर जुड़ेगा। बोलो बात समझ में आती है या नहीं? फटाफट से बता। इस पॉइंट पे ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, पेपर में आता है ये पॉइंट, बहुत जरूरी है। कोई भी एसेट तुमने बनाया किसी स्पेसिफिक फंड से पैसा निकाल के, तो उतना ही पैसा तुम्हें जनरल फंड में भी ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज एसेट बनाने से एसेट बढ़ जाएंगे, और एसेट बढ़ने से आपकी जो कैपिटल है बिजनेस की वो भी इन्फ्लेट हो जाएगी। ठीक है बॉस? एसेट वर्क इन प्रोग्रेस में तो एसेट में दिखाएंगे बेटा, एसेट के साथ ना हम लिख देंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग WIP, तो वो समझ जाएगा आदमी की अभी भी कंस्ट्रक्शन। ओके, पूरी बनी या पूरी नहीं बनी इससे कोई मतलब नहीं है, एसेट तो है ना। भले बिल्डिंग का तूने एक लेंटर डाल दिया, एक तेरा फ्लोर बन चुका है, तो तब भी तू उसको अपने एसेट्स में जाके दिखाएगा।
बस तू लिखेगा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग WI। बोलिए, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, फटाफट से बताइए। हो जाएगा। मैं यहां पे एक नोट लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे। तुम्हें चाहे कितना मर्जी सिमिलर फंड लगे, तुम उसका पैसा किसी और चीज में यूज मत करना। इसका मतलब एक होता है मैच फंड, एक होता है टूर्नामेंट फंड, एक होता है प्राइज फंड। तुम इन तीनों में कंफ्यूज मत करना। वो जनरल फंड में किस नेम से ऐड होगा? एसेट क्रिएटेड। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूं मैच फंड, टूर्नामेंट फंड और प्राइज फंड तीनों अलग चीजें। सुनने में सेम लगते हैं पर हैं अलग। मैच फंड का पैसा सिर्फ मैच रखवाने के लिए होगा, मैच के लिए। टूर्नामेंट फंड का पैसा सिर्फ टूर्नामेंट रखवाने के लिए होगा। अब आप में से कई बच्चे आके लड़ना शुरू कर देंगे कि सर टूर्नामेंट में भी तो मैच ही होते हैं ना। टूर्नामेंट मतलब सीरीज ऑफ मैचेस, बहुत सारे मैच है, एक कंटेस्ट है वहां पे। मैच फंड मतलब एक ही मैच। तो मैच फंड अपने पास जो है वो उसका पैसा सिर्फ मैच में यूज होगा, टूर्नामेंट फंड का पैसा सिर्फ टूर्नामेंट में यूज होगा। प्राइज फंड का पैसा सिर्फ प्राइज अवार्ड करने के लिए यूज होगा। प्राइज अवार्ड करने का मतलब क्या होता है? किसी को कोई जीता तो उसको प्राइज देना। तो इन तीनों में कंफ्यूज मत करना, ये तीनों अलग अलग चीजें। कल को तुम बोलो कि टूर्नामेंट में पैसे कम पड़े थे तो मैंने मैच फंड से निकाल लिए, गलत। कल को तुम बोलो कि प्राइज फंड में पैसे कम पड़े थे तो मैंने मैच फंड से निकाल लिए, गलत। हर फंड का अपना एक यूनिक पर्पस है, उसी पर्पस के लिए यूज होगा, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। इसे अपनी कॉपीज में लिख लो। दे कैन नॉट बी यूज्ड, दे कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। बोले कोई डाउट, कोई दिक्कत? हरी अप। ले लूंगा। चले आइए, आप ही की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड इन अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22। सब बच्चे बताइए, हमने मैच एक्सपेंस पेड करे हैं 1/10 के, मैच फंड अपने पास जो गिवन है 1/4 को, वो 30 है। पहले तो आप ये बताओ, ये जो मैच फंड है ये स्पेसिफिक फंड है या ये जनरल फंड है? जल्दी बोले, क्या मैच फंड स्पेसिफिक फंड है या जनरल फंड है? बताओ बेटा। मैं मैच फंड को क्या बोलूं? स्पेसिफिक फंड। आगे पढ़िए, डोनेशन फॉर मैच फंड। बोलो तुमने अपने यहां पे एक मैच फंड की गुल्लक बना रखी है और कोई लोग तुम्हारे पास आए और उन्होंने आके तुम्हें मैच फंड के लिए डोनेशंस भी दे दी, तो ये तुम्हारी स्पेसिफिक इनकम हो गई। क्या आपको समझ में आता है कि ये इनकम भी मैच फंड में जुड़नी चाहिए? क्योंकि जो इनकम स्पेसिफिक फंड की होती है वो स्पेसिफिक फंड में ही जुड़ जाती है। और पढ़ो, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, जो तुमने मैच रखवाया उससे जो मैच टिकट बिकी उससे जो पैसा आया वो भी इनकम है, तो वो भी इनकम किस में जुड़ जाना चाहिए? मैच फंड में। आइए जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे दिखाऊंगा वो देखें। मैं लिखूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हम लोग यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22। ये एक एक्सट्रैक्ट है क्योंकि पूरा तो हम बना ही नहीं सकते। लायबिलिटी साइड में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मैच फंड गिवन, और इंटरनल कॉलम में लिखना
हमारे पास मैच फंड गिवन है 30,000। 30,000 इसमें हम ऐड करेंगे कोई हमारी इनकम्स है। इनकम हमारी दो है, एक डोनेशन, एक सेल ऑफ मैच टिकट। तो डोनेशन से पैसा आया अपने पास 55, सेल से पैसा आया 20। तो क्या आपको समझ में आता है कि आज मैच फंड का बैलेंस अवेलेबल कितना है? 85 और 20 1,05,000। बोले कोई दिक्कत? आज मेरी गुल्लक में पैसे कितने हैं? 1,05,000 अवेलेबल है। अब एक बात बताओ, मैच में जो एक्सपेंसेस लगे वो 1,10 लगे। सारे बच्चे बेटा, जो मैच एक्सपेंस लगे वो 1,10 लगे, क्या मैं 1,5 की गुल्लक में से 1,10 निकाल पाऊंगा? तो जवाब है नहीं। कितना निकाल पाऊंगा? सिर्फ 1,5। जो निकाल पाया तो यहां पे फंड आज नील हो गया। लेकिन एक बात बताओ, खर्चे तो 1,10 के थे पर निकाले सिर्फ 1,5 है। तो आपको याद होना चाहिए, जो बचे हुए खर्चे हैं मैंने कहा था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आए, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस अमाउंट, इनकम अमाउंट यह आएगा। यहां पे आके लिखेंगे मैच एक्सपेंसेस। कोई बच्चा बताना चाहेगा यहां कितने मैच एक्सपेंस लिखे? आप लोग बताओ, टोटल मैच एक्सपेंस लिखूं, 1,05,000 लिखूं या 5 लिखूं? कितने लिखूं आप बताओ? 5,000 जो मैंने अपनी जेब से भरे वो यहां पे। ये आपका क्वेश्चन है, बस इतना ही करना है। 3 से 4 मार्क की वेटेज में आ सकता है। तो लॉजिकली चलोगे तो बड़ा आसान सा लगेगा, कंसेप्चुअली चलोगे बहुत आसान लगेगा, रट्टा मारने लगोगे आपको लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया आपको याद करना पड़ रहा है। याद नहीं करना, सिंपल समझ के चलना है। ये लिख लेना, ये दोनों एक्सट्रैक्ट है। जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। दिस वॉज माई फर्स्ट टॉपिक। मेरी बुक में इसका सिर्फ एक यही इलस्ट्रेशन है, इसके अलावा इसका कोई इलस्ट्रेशन ही नहीं है। आज मैं आपको होमवर्क में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन दे रहा हूं, जो मेरा असाइनमेंट आपको मिलेगा। होमवर्क में लिख लो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन करने हैं, टेलीग्राम पे आएंगे और ये आपने घर से करना है। आप जहां नोट्स बना रहे थे इस चैप्टर के, एक बार नोट्स में आ जाओ, जहां मैंने टॉपिक लिखे थे। यहां पे टॉपिक में एक टॉपिक और है, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। ये मैं लिखवाना भूल गया था, ये लिख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत आता है। ये दो टॉपिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, एक फुल फ्लेज, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बाकी के जो दो टॉपिक हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं कि फुल फ्लेज में हेल्प मिलेगी और सब्सक्रिप्शन में हेल्प मिलेगी। बाकी दो टॉपिक एग्जाम में अलग से आने के चांसेस आई डोंट थिंक बनते हैं। आपके ये वाला दो टॉपिक, एक ये और ये दो टॉपिक आपके यहाँ पे बनते हैं, इनको आपने अच्छे से, ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग बोलते हैं इसको। चलिए, इसका होमवर्क अपने पास मार्क कर लीजिए। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन आपने टेलीग्राम से उठाने हैं और वो खत्म करना है। कल आपकी क्लास सैटरडे पार्टनरशिप की क्लास है, और कल आपकी क्लास अगेन 2:45 PM है आफ्टरनून। ये क्लास आपकी यूट्यूब लाइव होगी, आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। तो कल हम लोग इसको जो है और आगे लेके चलें। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनपीओ के क्वेश्चन में कौन सा रहता है एग्जाम में? क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से एक होगा, 3 या 4 में से। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।